हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे भारत की नदियों के बारे में। अगर आप भारत की नदियों का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो भारत की नदियों का अध्ययन करने के लिए मैंने आपको बेहद सरल भाग में आपको तैयार किया हुआ है ताकि आप भारत की नदियों को अच्छी तरह से तैयार कर सकें। मैंने भारत की नदियों को 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहली जो नदी है, पहला जो नदी तंत्र है उसको हम बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्या हम बोलते हैं उसको? सिंधु नदी तंत्र। इसका ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। दूसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसमें ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरा जो नदी तंत्र आएगा वो तीसरा आएगा गंगा नदी तंत्र, जिसमें गंगा और गंगा से जुड़ी हुई जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा आएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां। अरब सागर में जितनी भी नदियां गिर रही हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, ये सभी नदियां कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो हम इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। और पांचवा और आखिरी पार्ट जो होगा वो होगा आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? जैसे गोदावरी नदी गिरती है, कृष्णा नदी गिरती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, कावेरी गिरती है। उन सभी नदियों का हम अध्ययन करेंगे। इस तरह से अगर आप 5 पार्ट में तैयार करेंगे तो आपकी जो पूरी नदियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगी। आज हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु और सिंधु से जुड़ी हुई जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख जो नदी है वो क्या है? सिंधु है। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु है। सिंधु, नीचे ये देखिए, मैंने कई सारी जो नदियां हैं उनको यहाँ पर लिखने के थोड़ा स्पेस कम था, इसलिए मैंने उनको उनके फर्स्ट लेटर लिख दिए हैं। जैसे जे का मतलब है झेलम, सी का मतलब है चिनाब, आर का मतलब है रावी, वी का मतलब है ब्यास और एस का मतलब है सतलुज। यहाँ पर मैंने उनको पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर के, ये दर्रे हैं। दर्रे मतलब कि दो पर्वतों के बीच में से जो पास होता है, जिसमें से नदी होकर गुजरती है, उसको दर्रा कहा जाता है, उसको पास कहते हैं। तो ये सभी मैंने दर्रे बनाए हुए हैं। इनका हम एक एक नदी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर कहाँ पर है? चीन के तिब्बत प्रांत में है। ये जो ये भारत है, भारत के उत्तर में क्या है? चीन है। और चीन की ये जो प्रांत पड़ता है ये तिब्बत कहलाता है। तो चीन के अंदर एक तिब्बत नाम का प्रांत है, वहाँ पर चेमा युंगडोंग ग्लेशियर है। वहाँ से सिंधु नदी निकलती है और वो लद्दाख और जास्कर के पर्वतों के बीच में से होकर गुजरती है। लद्दाख और जास्कर के पर्वत के बीच में से होकर गुजरती है। और गिलगित में ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ कब्जा करके रखा हुआ है। और इस क्षेत्र का नाम है गिलगित। गिलगित में यहाँ पर सिंधु गार्ज, इस क्षेत्र का नाम क्या है? सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज से नदी निकलने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु गार्ज क्या होता है? सिंधु तो सभी जानते हैं, सिंधु का नदी का नाम है सिंधु। गार्ज का मतलब होता है कि जब नदियाँ किसी घाटी में से निकलती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये दो पर्वत हैं, यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है, इसमें से नदी ऊपर गुजर रही है। लगातार जब कई वर्षों तक 100, 200, 300 साल तक जब लगातार नदी निकलती रहती है तो नदियाँ जो होती हैं वो लगातार इस क्षेत्र को गहरा करने लगती हैं। जो वहाँ की मिट्टी होती है उसमें लगातार कटाव होने लगता है। इससे जो घाटी होती है काफ़ी गहरी हो जाती है। अगर कोई यहाँ का व्यक्ति खड़ा हो, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और अगर वो यहाँ पर देखेगा तो हज़ारों फीट नीचे ढलान दिखेगी उसको, एक खड़ी घाटी दिखेगी। तो खड़ी जो ढलान होती है, जो खड़ी ढलान होती है, जो खड़ी घाटी होती है, उसको हम गार्ज कहते हैं। तो ये जो सिंधु नदी है ये सिंधु गार्ज से पाकिस्तान की सीमा के अंदर प्रवेश करती है। ये सिंधु गार्ज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? सिंधु नदी चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, फिर लद्दाख और जास्कर पर्वतों के बीच में से होकर गुजरती है। ये सिंधु गार्ज से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी के किनारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, इस शहर का नाम है लेह। ये जो मैंने दिखाया हुआ है रेड कलर से, इस शहर का नाम क्या है? लेह। ये लद्दाख की राजधानी भी है लेह। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु के किनारे बसा हुआ है। ठीक है।
सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं, झेलम है या चिनाब है, जितनी भी नदियों के बारे में अभी आपको बताऊंगा, ये सभी अपना संयुक्त रूप से जल किस में गिराती हैं? सिंधु में गिराती हैं। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु है। ठीक है, दूसरी नदी की शुरुआत करते हैं, झेलम नदी। सिंधु नदी तंत्र में सबसे बड़ी नदी जो कि जम्मू कश्मीर से होकर निकलती है, उसका नाम झेलम है। झेलम नदी बेरीनाग झील के समीप, बेरीनाग एक झील है जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से होकर निकलती है, शेषनाग झील से होकर निकलती है, और ये फिर वहाँ से श्रीनगर पहुँचती है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और श्रीनगर से निकलने के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है। प्राकृतिक रूप से सीमा बनाने का क्या मतलब है कि नदी के एक तरफ क्या है? भारत है, और नदी की दूसरी तरफ क्या है? पाकिस्तान है। तो जो झेलम रिवर है, ये झेलम नदी है कि मैंने बिल्कुल बाउंड्री पे बनाई हुई है। देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर की जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, और ये जो देखिए रेड कलर की जो क्या है? रिवर है। तो झेलम नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ये जो पूरा वाला हिस्सा है ये भारत का कश्मीर है, और ये इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का है। तो जो झेलम नदी है वो बिल्कुल बाउंड्री से होकर प्रवाहित होती है, और अपना जल पाकिस्तान के अंदर पंजाब में चिनाब में गिराती है। ठीक है ना। इन पांचों नदियों का जो कॉम्बिनेशन है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इनको पंच नद भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पंच नद भी कहते हैं। पंच का मतलब क्या होता है? पांच, और नद का मतलब होता है नदियां। ये संस्कृत वर्ड है। तो इन पांचों नदियों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पंच नद बोलते हैं। और इसी के आधार पर इस प्रांत का नाम रखा गया है पंजाब। पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का प्रदेश। अब आप कहोगे सर ये पंजाब प्रांत आपने बनाया हुआ है, ये पंजाब है, ये उत्तराखंड है, और ये हिमाचल है, ये जम्मू कश्मीर है, लेकिन पंजाब में 1, 2, 3 और 4 नदियां तो निकल रही हैं, 5 नदी कहाँ निकल रही हैं? देखिए वास्तव में जो पंजाब था वो बहुत बड़ा प्रांत था। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। पंजाब वास्तव में बंटवारे के पहले एक बहुत बड़ा प्रांत था। इस तरह से कुछ प्रांत था, ये ऐसा और ऐसा करके कुछ प्रांत था। ध्यान से देखिएगा इसको। ये वाला जो पंजाब था वो मुस्लिम बहुल पंजाब था। इसको वेस्ट पंजाब कहते थे। क्या कहते थे? वेस्ट पंजाब, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। और जो भारतीय पंजाब था वो भारतीय पंजाब आगे जाकर 2 हिस्सों में बंट गया। जो सिख बाहुल पंजाब था वो आज का पंजाब आपको देखने को मिलता है, और जो हिंदू बाहुल पंजाब था उसको आज हम हरियाणा बोलते हैं। तो वास्तव में पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था। पाकिस्तान का पंजाब, वेस्ट पंजाब, इंडिया का पंजाब, और साथ में आपका हरियाणा, इन सबको मिलाकर पंजाब प्रोविंस कहा जाता था अंग्रेजों के ज़माने में। उन्होंने इसको पंजाब प्रोविंस नाम दिया था। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब का जो नाम रखा गया है वो 5 वहाँ से निकलने वाली नदियों के आधार पर रखा गया है। ये 5 नदियाँ पाकिस्तान के पंजाब में मिलती हैं, और अपना संयुक्त रूप से जल किस में गिराती हैं? सिंधु में गिराती हैं। आइए हम तीसरी नदी के बारे में चर्चा करते हैं, चिनाब नदी। चिनाब नदी बारालाचला दर्रे से होकर गुजरती है। बारालाचला का दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये वाला जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं HP। ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, और ये आपका पंजाब है। ये आपका क्या है? पंजाब। तो ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचला के दर्रे से होकर गुजरती है, और ये अपना संयुक्त रूप से जल किस में गिराती है? रावी में गिराती है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ये चिनाब का इंट्रोडक्शन हो गया। रावी भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है, और संयुक्त रूप से अपना जल सतलुज में गिराती है। ठीक है। इसी तरह से व्यास नदी से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु नदी तंत्र में इन 5 नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है? व्यास नदी। सिंधु नदी तंत्र में वह कौन सी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती? ध्यान से देखिएगा, व्यास नदी भारत की सीमा के अंदर ही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर नहीं जाती। ध्यान रखिएगा, पंजाब के अंदर कपूरथला नाम का एक जगह है। क्या नाम है? कपूरथला। कपूरथला, और कपूरथला के निकट एक जगह है, उसका नाम है हरीके। पंजाब में कपूरथला नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है हरीके। हरीके में ब्यास नदी अपना जल सतलुज नदी में गिरा देती है,
और फिर सतलुज आगे जाकर सिंधु में मिल जाती है। तो ये ब्यास नदी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम अगली नदी पे जाते हैं। अगली नदी है आपकी सतलुज नदी। सतलुज नदी राकसताल झील से होकर निकलती है। राकसताल झील कहाँ पर है? तिब्बत में है। ये जो सतलुज नदी है ये राकसताल झील से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर आइए, और फिर भारत में ये जो शिव किला का दर्रा है, ये दर्रा कौन सा कहलाता है? शिव किले के दर्रे से उत्तराखंड में प्रवेश करती है, यहाँ पर प्रवेश करती है और फिर पंजाब से होकर गुजरती हुई सिंधु में अपना जल गिराती है, ठीक है ना। तो एग्जाम में कई तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी हालांकि सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये भी इसके काफ़ी करीब से होकर गुजरती है। तो मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर की झील से होकर निकलती है और दिहांग के दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश करती है। ये दिहांग का दर्रा कहलाता है अरुणाचल प्रदेश में। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन से दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश करती है? दिहांग के दर्रे से। कौन से राज्य से भारत के अंदर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको इससे कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच में से होकर गुजरती है? लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच में से होकर गुजरती है। लेह नाम का जो शहर है, ये जो शहर है इसको हमने नाम दिया है लेह। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा मिक्स हो जाएगा इसलिए। लेह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु के किनारे बसा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक रूप से सीमा किस नदी के द्वारा बनती है? झेलम नदी के द्वारा बनती है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो झेलम नदी है इसके ऊपर मैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। देखिए जो झेलम नदी है ये असल में घाटी में से होकर गुजरती है। दो पर्वतों के जो बीच का स्थान होता है वो क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, दो पर्वतों के बीच में एक चौड़ा मैदान है। यहाँ पर क्या है? एक चौड़ा मैदान है, और जो मैदानी इलाका होता है वहाँ पर नदी क्या करती है? विसर्पीकरण करती है। नदी का पानी क्या होता है? फैल जाता है, विसर्पीकरण करती है। जबकि अगर ढलान होती है तो पानी क्या होता है? सीधे ढाल से सागर में गिर जाता है। लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में नदी निकलती है तो वो विसर्पीकृत करती है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर कई सारी झीलों का निर्माण हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नदी जा रही है ऐसी, फिर मान लीजिए वो ऐसी घूमी, फिर वो ऐसी घूमी, फिर ऐसी घूमी, फिर ऐसी घूमी, फिर ऐसी घूमी, फिर ऐसी घूमी। तो कई बार क्या होता है, जो नदियों का जल होता है बारिश के मौसम में, वो कभी कभी जब पानी की धार बढ़ जाती है तो कभी कभी ऐसा सीधे होकर गुजर जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो पूरा क्षेत्र होता है ये अपने आप में क्या बन जाती है? झील बन जाती है। तो कई सारी यहाँ पर झील पाई जाती है, जैसे बेरीनाग झील है, शेषनाग झील है। तो यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी झीलों का जो निर्माण हुआ है वो किस कारण से हुआ है? झेलम नदी के विसर्पीकरण के कारण से हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो चिनाब नदी है वो बारालाचला के दर्रे से होकर गुजरती है। जो रावी नदी है वो रोहतांग के दर्रे से होकर गुजरती है। तो ये मैंने पूरा आपको सिंधु नदी तंत्र का आज इंट्रोडक्शन दे दिया। एग्जाम के पर्पज़ से ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।